तो बेटे आज हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। और ये जो पोर्शन है बेटा, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो हम इसको एनसीईआरटी की बुक के लाइन बाय लाइन बिल्कुल पढ़ेंगे। और आप ये देखेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी पार्ट में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला पोर्शन जो हम देख रहे हैं इसमें, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इस नाम से ये दिया गया है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन वाला पोर्शन हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो एक वीडियो में कर चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स बेटे जो होते हैं, दे आर ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आपको पता है, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन ईट मीट एज वेल एज प्लांट्स। वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और वो मीट भी खा सकते हैं। मीट तो दोनों तरह के जो फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, दे आर नोन एज ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स जो है, दे टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वो फूड अलग अलग तरह का लेंगे, रूट शूट फ्रूट्स सीड्स एग्स मीट मिल्क, सब तरह के खाना जो है वो ह्यूमन बींग्स ईट करते हैं। तो इस खाने को सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बेटा, दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं इसमें। एक तो होता है फर्स्ट जो वर्ड दिया गया आपकी बुक में, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरे होते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, जो हम इस चैप्टर में साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये एक बहुत लंबी ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है, जो कि स्टार्ट होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पर। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। फिगर आपकी आगे दी गई है, उस फिगर में अगर आपने बुक खोल रखी है तो आप देखो, इस फिगर में इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो दिए गए हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें जो वेरियस रीजन्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, कि माउथ का अलग फंक्शन है, टंग का अलग फंक्शन है, ईसोफेगस का अलग है, स्टमक का अलग है। तो डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट लाइन है बेटा, व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स टू आवर बॉडी। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे फूड का क्या होता है, वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। हमारा जो फूड है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको हमने सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना है। इसके बाद जो दिया गया बेटा, इसमें बेटा एक एक्टिविटी दी गई है। तो इस एक्टिविटी 5.3 क्या दिया गया है इसमें, कि टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन। 1 ml आप स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो ले लीजिए। उस स्टार्च सॉल्यूशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ए और बी, दो टेस्ट ट्यूब्स में आप डाल दीजिए। अब एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है, एड 1 ml ऑफ सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब। मतलब दूसरी में आपने सलाइवा नहीं डाला है, पहले वाली में आपने सलाइवा डाल के और उसको 20 या 30 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दिया। अब आपने क्या करना है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। आपको पता है आयोडीन सोल्यूशन जो है वो स्टार्च की टेस्टिंग के लिए होता है। आयोडीन एक येलो ब्राउन कलर का सोल्यूशन है जो कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज हैविंग स्टार्च। और अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है आयोडीन का, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये पूछता है, इन विच टेस्ट ट्यूब, कौन सी टेस्ट ट्यूब में डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज।
तो एक में आपने सलाइवा डाला था और दूसरे में सलाइवा नहीं डाला था, तो हम कहेंगे बी में हमें कलर चेंज दिखाई देगा, क्योंकि बी में स्टार्च एज इट इज पड़ा हुआ है, जबकि ए में आपने उसके अंदर सलाइवा डाल दिया है, और सलाइवा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। मेनली ये यही बताना चाहता है इस एक्टिविटी में कि हमारे जो फूड की डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, और माउथ में क्या है, सलाइवा है, और वो क्या कर देता है, हमारे फूड में पाए जाने वाले स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। एक इसी तरह की एक्टिविटी बेटा आपने क्लास 7 में भी पढ़ी है, वहां पर हमने इंस्टेड ऑफ स्टार्च हमने बॉइल्ड राइस लिए थे। बॉइल्ड राइस हमने लिए, दो टेस्ट ट्यूब हमने ली, ए और बी। एक में हमने बॉइल्ड राइस डाले थे, ये हमने बॉइल्ड राइस ले लिए, और दूसरी वाली में बॉइल्ड राइस को हमने 5 मिनट के लिए अपने मुंह में चबाकर और फिर डाला था टेस्ट ट्यूब बी में। दोनों में हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया था, और हमने देखा था कि जो बी पोर्शन है उसके अंदर आयोडीन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता, जबकि टेस्ट ट्यूब ए में आयोडीन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या शो करता है कि ए जो जिसमें बॉइल्ड राइस थे उसमें स्टार्च है, और बी जिसमें बॉइल्ड राइस को आपने चबा कर डाला है उसमें स्टार्च नहीं है। अब देखिए इसमें और क्या पूछता है, ये नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि दिस वन, कि व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द टेस्ट ट्यूब। वो मैंने आपको बता दिया कि ए में स्टार्च नहीं है और बी में स्टार्च प्रेजेंट है, बी में तो हमने और कुछ डाला ही नहीं था। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, ये क्या बता रहा है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा, कि सलाइवा जो है वो स्टार्च पर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको सिंपल चीज में या सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और अब वो स्टार्च स्टार्च नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो बेटा, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, ये हमने पढ़ लिया कि वेरियस टाइप्स ऑफ फूड हम कौन कौन से ईट कर रहे हैं। वी आर ईटिंग प्लांट्स, वी आर ईटिंग मीट, मिल्क, एग्स, सब तरह के फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड में यही आ जाएगा कि वी आर ईटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द, जिसको पास होना पड़ता है थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो एक ही है हमारे पास, ये तो है नहीं कि प्लांट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग ऑर्गन्स हैं और मीट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग ऑर्गन है, नहीं। किसी भी तरह का फूड हम खाते हैं, दे आर पासिंग थ्रू द सेम डाइजेस्टिव सिस्टम। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसको छोटे पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ता है, विच ऐसे पार्टिकल्स में जो कि स्मॉल भी है एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, जिनका टेक्सचर भी सेम है। मतलब वो इतने छोटे हमें करने पड़ते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे मीट है, चाहे वो एग है, कुछ भी है, कि वो सेम टेक्सचर के हो जाए, उनके जो पार्टिकल का साइज है ऑलमोस्ट सबका सेम हो जाए। दिस इज अचीव्ड, वो कैसे अचीव किया जाएगा, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो सबसे पहला काम हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है कि हमारे मुंह में जो टीथ है, हमारे माउथ के अंदर जो टीथ है वो हमारे फूड को क्रश कर देते हैं, और किसी भी तरह का खाना अगर हम खा रहे हैं तो उसको सेम टेक्सचर में लाकर वो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वाली जो लेयर होती है किसी भी सिस्टम की, दे दैट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट इन नेचर। तो जो हार्ड फूड हम खा रहे हैं वो हमारे अगर सॉफ्ट लेयर से टच करेगा या सॉफ्ट लेयर के अंदर से वो पास होएगा, सॉफ्ट लेयर में से पास होगा, तो वो हमारी लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, द फूड इज वेटेड, फूड को फिर गीला कर दिया जाता है ताकि इसका पैसेज जो है वो स्मूथ हो जाए, ताकि वो आसानी से एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जा सके। When we eat something we like, जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो हमें पसंद है, या हम देख भी लेते हैं ऐसी चीज को जो हमें बहुत पसंद है, अवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ पानी नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, बल्कि ये एक फ्लूइड है जिसको हमने कहा है सलाइवा, एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि
इस पोर्शन में हमने एक तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है और दूसरा हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़नी है। तो ये फर्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ी है सलाइवरी ग्लैंड, और इसका क्या काम है कि ये सलाइवा को सिक्रीट करती है एंड इट इज फाउंड इन आवर माउथ। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और क्या है कि फूड कॉम्प्लेक्स भी है। इट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इसको एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब करना है। सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में तो फूड और उसकी एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी बॉडी को जरूरत है, हमारे बाकी सिस्टम्स को भी एनर्जी की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो एलिमेंट्री कैनाल का काम है सिर्फ फूड को सिंपल चीजों में कन्वर्ट करना और वहां से उसको एब्जॉर्ब करना, ताकि वो जहां उस फूड और एनर्जी की जरूरत है वहां तक पहुंचाया जा सके। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसने कहा क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से फूड को एब्जॉर्ब कराना है तो हमें इसको छोटे पार्ट्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसको हम एंजाइम्स भी बोलते हैं। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? बायोलॉजिकल तो आपका जो वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द लाइफ, कि जो चीजें हमारी बॉडी में यूज हो रही है दे आर बायोलॉजिकल। कैटलिस्ट होते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को, जिस किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं विदाउट इटसेल्फ गोइंग अंडर एनी चेंज। मतलब अपने आप में उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में, उसको फास्ट करने में जो है वो हमारी हेल्प करेगी। ऐसे चीजों को बोला जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का अनदर नेम है एंजाइम्स। इनका नाम है ये एंजाइम। सलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा को सिक्रीट किया, सलाइवा ने एक एंजाइम सिक्रीट कर दिया। सॉरी, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये आपने लर्न करना है। अब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक कर देता है स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च को उसने तोड़ दिया, सिंपल शुगर्स में उसको चेंज कर दिया। ये काम है किसका? सलाइवरी अमाइलेज का। वो कहाँ था? सलाइवा में। और उसको किसने सिक्रीट किया था? सलाइवरी ग्लैंड्स ने। और सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? हमारे माउथ में। तो हमारे माउथ में क्या क्या काम हुआ कि फूड हमने खाया, टीथ जो होते हैं हमारे माउथ में उसको ग्राइंड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा सिक्रीट होकर वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। अब ये मिक्सिंग का काम जो है कि क्रशिंग हो गई, सलाइवा सिक्रीट हो गया, लेकिन मिक्सिंग का जो काम है सलाइवा और फूड का, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। नेक्स्ट लाइन यही है, द फूड इज मिक्स्ड thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। तो सलाइवा और फूड को मिक्स करने का जो काम है वो हमारी टंग का है। नेक्स्ट देखिए, इट इज necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अब ये भी जरूरी है कि फूड को रेगुलेटेड मैनर में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो हम डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर डालते हैं। ये नहीं है कि पूरी रोटी है वो हमने पूरी की पूरी निगल ली, ऐसा नहीं करते हम। उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं और उसको फिर हम चबाते हैं। चबाने के बाद भी छोटे छोटे पार्ट्स को हम अंदर लेकर जाते हैं। तो एक रेगुलेटेड मैनर है हमारी बॉडी का, जो कि डाइजेस्टिव ट्यूब में एक रेगुलेटेड मैनर में फूड को वो डालता है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स। अब कैनाल की जो लाइनिंग है, ये जो ईसोफेगस है, ये दिस इज द ईसोफेगस, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी मसल्स के अंदर एक प्रोसेस है बेटा कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मीन्स कि लगातार वो सिकुड़ेंगी और लगातार वो फैलेंगी, जिसकी वजह से फूड जो है वो अंदर चला जाता है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये होती है। ये देखो, ये दिस वन, इसमें आप देखो कि यहाँ से जो ये पहले फैल रही है, ये देखो, और फिर आगे जाके ये सिकुड़ जाती है। मतलब फूड जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा ऊपर वाली लाइनिंग
जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, और ये ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाली चीज से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये वाली रिलैक्स हो गई, फिर ये नीचे जाएगा, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, नीचे वाली रिलैक्स हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट इन द ईसोफेगस। इट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट इन द ईसोफेगस। यहाँ से फूड जो है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, अब स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में ईसोफेगस का सिर्फ यही काम है कि वो फूड को कहाँ ले जाता है, स्टमक तक लेकर जाएगा। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ से, जितना भी डाइजेस्ट हुआ था वो सारा पार्ट ईसोफेगस के थ्रू आ गया अब स्टमक के अंदर। अब स्टमक का काम देखो, स्टमक क्या क्या करता है। पहले ये पोर्शन हम पढ़ेंगे, यहाँ से था, ये देखिए, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि फूड को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजा जा सके, बैक वो वापस ना आए। बहुत ही मजबूरी होती है, बहुत प्रेशर होता है तो हमें वॉमिटिंग आती है, वैसे हमेशा फूड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। दीज पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, इसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टोलसिस, ये जो मूवमेंट होती है, दैट अकर ऑल अलोंग द गट। गट इज एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह की प्रोसेस जो है वो होती रहेगी। हमने माउथ से फूड लिया, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में, और एनस इसको बाहर फेंक देता है। तो ये जो सारी मूवमेंट होती है, दिस ऑल इज पेरिस्टोलसिस। इसके बाद देखो, फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। माउथ से कहाँ आ गया, ये स्टमक में आ गया, थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप के द्वारा, और द ईसोफेगस, इसका नाम, फूड पाइप का ही नाम ईसोफेगस है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, ये एक लार्ज ऑर्गन है, ये जे शेप का होता है, ये देखो, इट इज ऑफ जे शेप्ड, जे शेप होती है इसकी, विच एक्सपैंड्स, जो कि फैल जाता है, व्हेन फूड एंटर्स इट, जो कि फैल जाएगा जब फूड इसके अंदर आएगा। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसकी जो मस्कुलर वॉल्स है, किसकी, स्टमक की, वो क्या करेंगी, मिक्सिंग ऑफ फूड कर देंगी, किसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ये डाइजेस्टिव जूसेस कौन से हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक ने खुद सिक्रीट किए हैं, उसकी मस्कुलर वॉल्स ने सिक्रीट किए हैं। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स है उनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड वी आर स्टडिंग हियर। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर। अब ये डाइजेशन जो स्टमक में अंदर होना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा होना है, जो कहाँ प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अभी हमने पढ़ा कि जो स्टमक की वॉल है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, और स्टमक की मसल्स डाइजेस्टिव जूसेस को फूड के साथ मिक्सअप कर देती है। अब ये क्या क्या सिक्रेट करती है वो हम पढ़ेंगे। ये 3 चीजें सिक्रेट करेंगी बेटा, इसको लिखते रहो। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन, एक HCl, दूसरा है पेप्सिन, 2 चीजें इसने सिक्रीट की, एंड थर्ड इज म्यूकस, MUCUS, म्यूकस ये सिक्रीट करती है। दोबारा बता रही हूँ मैं, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ये एंजाइम सिक्रीट करेंगी, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, एंड थर्ड इज म्यूकस, म्यूकस को ये सिक्रीट करती है, म्यूकस। ठीक है, अब ये पार्ट्स इस जो इसने सिक्रीट किए हैं, ये जो चीजें इसने सिक्रीट की हैं, उनके क्या क्या काम है वो देखो। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, खुद ये एसिड है तो ये एसिडिक मीडियम में क्रिएट कर देगा, जो कि पेप्सिन के वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन विदाउट एसिडिक मीडियम काम कर ही नहीं सकता। एक्चुअली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं बेटा, वो इसको एक इनएक्टिव फॉर्म में जनरेट करती है, विच इज नोन एज पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जब HCl या एसिडिक मीडियम में आता है तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन बन जाता है।
और जब ये पेप्सिन बनेगा तो ही ये प्रोटीन्स पर एक्ट कर पाएगा। यही हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, देखो, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। एसिड और क्या काम करेगा का बेटा, इसमें क्या काम है? HCl ने एक तो ये काम कर दिया कि उसने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया और पेप्सिन को काम करने में हेल्प कर दी। दूसरा जो है मेन फंक्शन जो है एसिड का, दैट इज इट किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर्स विद आवर फूड। जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर हो जाते हैं, उसको ये एसिड जो है वो किल करने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में लिख के दी हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग। अब हमने पेप्सिन का काम पढ़ लिया कि वो प्रोटीन पे एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl का काम पढ़ लिया कि वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस क्या करेगा, वो जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस पर एसिड से इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। किसकी? स्टमक की इनर लाइनिंग को। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। इसमें देखो क्या कहता है ये, वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट द एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में कंप्लेंट करते हुए हमने सुना है अडल्ट्स को। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे ये रिलेट कर सकते हैं अब हम? क्या होता है बेटा कि जो हमारी बॉडी है उसमें हमने कहा कि हमारा जो स्टमक है वो एसिड सिक्रीट कर रहा है। एसिड सिक्रीट करने की वजह से कई बार हमारी बॉडी में या हमारे स्टमक में अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं या हमने ज्यादा खा लिया है, तो वो एसिड लार्ज क्वांटिटी में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होती है। और उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आपने पढ़ भी रखा है कि हम एंटासिड्स यूज करते हैं विच आर बेसिक इन नेचर, और ये बेसिक होते हैं। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, अभी केमिस्ट्री वाले सेक्शन में हम इसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। अब फूड जो है जितना उसने स्टमक के अंदर पचना था वो पच चुका है, उसके बाद उसकी वहां से एग्जिट होगी, वो अब वहां से बाहर निकलेगा और वो कहाँ जाएगा? दैट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए दैट इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड एकदम नहीं चला जाएगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में जाएगा, जिसको बोला जाता है बोलस। दे आर कॉल्ड एज बोलस ऑफ द फूड। छोटे छोटे पार्ट्स में वो अंदर जाएगा। और स्फिंक्टर होता है बेटा एक, किसी भी आप ये लगाओ कि पोर है या छेद है, उसके चारों तरफ एक मसल्स की लाइनिंग बन जाती है, मल्टी लेयर्स की। और ये जो लाइनिंग बन गई है ये क्या करती है, उस पोर को ओपन करने में, खोलने में और बंद करने में हेल्प करती है। अगर ये सिकुड़ जाएगी तो पोर बंद हो जाएगा, ये सिकुड़ गई तो ये पोर बंद हो गया। अगर ये फैल गई यूं करके तो ये पोर ओपन हो जाएगा। और ये जो स्फिंक्टर हमारे स्टमक के अंदर जो है वो पाया जाता है, इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। नाम हम गैस्ट्रिक ही पढ़ते आ रहे हैं सारी जगह, जहां पर भी स्टमक वर्ड यूज होगा वहां पर हम स्फिंक्टर, सॉरी जो ग्लैंड्स है हमने उसको भी नाम गैस्ट्रिक का ही दिया था। तो ये एक स्फिंक्टर है जो कि क्या करते हैं, सॉरी, जो क्या करेगा कि एक जो पोर है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने का, उसको ये रेगुलेट करेगा। तो जो पर्टिकुलर नाम स्फिंक्टर का है, गैस्ट्रिक तो हो ही गया क्योंकि ये स्टमक के अंदर इसको नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर नेम है इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसका नाम है। ठीक है, अब फूड एंटर कर गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पार्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डिओडिनम, DUODENUM, डिओडिनम।
दूसरा है जेजुनम, JEJUNUM, और तीसरा होता है बेटा इलियम, ILEUM, इलियम। इसमें डिओडिनम जो पार्ट होता है वो सबसे छोटा पार्ट है, सी शेप्ड होगा, कहाँ से स्टमक से स्टार्ट होगा और जेजुनम में खुल जाएगा। जेजुनम जो पार्ट होता है उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर। टोटल जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लंबी होती है, अप्रोक्सीमेट 6 मीटर्स लॉन्ग होती है। जेजुनम पार्ट 2.5 है और इलियम का जो पार्ट होता है अप्रोक्सीमेट 3.5 मीटर होता है। तो हायर स्टडीज में आप देखेंगे कि हमारे से कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट, तो आप लिखेंगे इट इज इलियम। ठीक है, इलियम जो पार्ट होता है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो हम बाकी दोबारा से हम वहीं पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे कि एक स्फिंक्टर होता है जिसको हमने नाम बता दिया, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको नाम दे दिया था हमने। इसके बाद हम चलते हैं, द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट होता है, मैंने बताया इट इज अप्रोक्सीमेट 6 मीटर इन length which is fitted in a compact space because of the extensive coiling। आपने देखा होगा पीछे डायग्राम में कि ये जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और ये बिल्कुल coiled up होती है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कॉम्पैक्ट स्पेस में, छोटे से स्पेस में अपने आप को मतलब कॉइल करके और एक्सटेंसिव कॉइलिंग के बाद अपने आप को उस पर फिट कर लेती है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स, किसमें डिफर करेगी, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स में। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है दैट इज लॉन्गर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में लंबी क्यों होती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है सेलुलोज को। गाय में, भैंसों में वो क्योंकि घास खाती हैं तो उनके अंदर, उसके अंदर सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, और मीट को डाइजेस्ट करना आसान है, इसीलिए कार्निवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है होती है दैट इज शॉर्टर, वो थोड़ी छोटी होती है। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर आप पूछो कि ह्यूमन बींग्स में कैसी होगी, क्योंकि वो तो ओमनिवोर्स है तो वो दोनों तरह के फूड खा रहे हैं, तो वो मतलब हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा वो हर्बीवोर्स जैसी सी ही होती है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं होती क्योंकि वो हर टाइम सेलुलोज नहीं खाते, या हम कह सकते हैं कि हर टाइम वो प्लांट्स ईट नहीं करते हैं, तो बहुत लंबी भी नहीं होती है वो, ये आप लगा के चलो कार्निवोर्स से लंबी होती है, लेकिन उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, अभी तक तो क्या क्या डाइजेस्ट किया हमने, माउथ में हमने स्टार्च को डाइजेस्ट किया था और स्टमक में हमने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया था, बाकी फैट्स वगैरह जो है वो भी रह ही गए थे, तो वो कहाँ डाइजेस्ट होंगे। अब सारी चीजें जितनी भी बच गई, माउथ से बच गई, स्टमक से बच गई, वो सारी चीजें कहाँ डाइजेस्ट होंगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएंगी। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपने इसका डायग्राम देखा होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर, ये रही, एक सेकेंड, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें पेनक्रियाज का भी सिक्रीशन आता है और लीवर का भी आता है। लीवर भी अपना सारा सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ेगा और पेनक्रियाज भी। पेनक्रियास जो सिक्रीट करता है उसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और लीवर जो सिक्रीट करता है उसे बाइल जूस कहते हैं, बाइल, BILE। ये बाइल जूस सिक्रीट किया जाएगा लीवर के द्वारा और स्टोर किया जाएगा गॉल ब्लैडर के द्वारा, ये रहा गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जब जरूरत होती है तो ये बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे चलते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ये देखो। हाँ, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, नहीं पहले ये था,
इट रिसीव्स सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड द पेनक्रियाज, ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो फूड स्टमक से आया है वो स्टमक के एसिड की वजह से एसिडिक था और उसको एल्केलाइन बनाना जरूरी है फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। पेनक्रियाज ने जो एंजाइम सिक्रीट कर रखे हैं उनको काम करने के लिए अब एल्केलाइन मीडियम की जरूरत है, तो वो एल्केलाइन मीडियम हमारे पास अभी है ही नहीं क्योंकि स्टमक में फूड जो था वो एसिडिक था। अब ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। फैट के ऊपर तो वो एक्ट करेगा ही बाइल, और साथ में क्या करेगा, मीडियम को एल्केलाइन बना देगा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसको बोला जाता है। अब इन लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर तो एंजाइम्स द्वारा एक्ट करना मुश्किल हो जाता है, जैसे ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनके ऊपर एंजाइम्स जो है वो अच्छे से एक्ट कर पाते हैं। इसीलिए फैट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसीलिए फैट का इमल्सिफिकेशन किया जाता है एंड दैट इज ऑल्सो डन बाय द हेल्प ऑफ बाइल। और ये काम भी कौन करेगा बेटा, बाइल ही करता है। It is difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller molecules, increasing the efficiency of the enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soap. सोप के जैसे ये काम करता है, जैसे सोप जो है वो डर्ट के पार्टिकल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको वॉश ऑफ करने में हेल्प करता है, इसी तरह से बाइल जूस भी फैट्स के ऊपर एक्ट करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसीलिए वहीं से इसका नाम लिया गया है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द पेनक्रियाज सिक्रीट, अब पेनक्रियाज ने क्या क्या सिक्रीट किया, ये देखो, पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, लाइपेज जो कि फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी एक ग्लैंड है जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रही है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं दे कन्वर्ट फाइनली प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स। उसने प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में चेंज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज कर देगा और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ अब पूरा डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होना है। अब आगे देखो, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, ये हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हमने नाम दे रखा है विलाई, दे आर कॉल्ड एज विलाई, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। मान लिया ये बाहर वाली लाइनिंग है, ये अंदर वाली लाइनिंग, इस तरह की जो है प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर निकली हुई होती है, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन के बढ़ा देती है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, विलाई जो है वो ब्लड वेसल्स इसमें बहुत सारे होते हैं, जो कि जैसे ही फूड एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और ब्लड से वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा और वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होता है, बिल्डिंग अप टिश्यूज के लिए यूज होता है, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज के लिए वो यूज हो जाएगा। अब जो खाना पच गया वो तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसका क्या होगा, वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड बेटा चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर इसकी वॉल्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा पानी खाने में रह गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, कुछ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फूड है या रेस्ट ऑफ द मटेरियल है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, अब फिर एक स्फिंक्टर आ गया नीचे, एक पोर है एनस के का, ये एनस है, ये एनस का पोर है, यहाँ पर भी मसल्स होती हैं, ये एक स्फिंक्टर बनाती हैं जो कि हमारी जो श्रिंक होकर या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर उस ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज एनल स्फिंक्टर।
तो ये पार्ट था बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप कि आपको ये पूरा समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इसका एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको बनाना भी सीख लो। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। कई बार भी डायग्राम आपको दे दिया जाता है, इसके पार्ट्स आपसे पूछ ले जाते हैं कि नेम दैट पार्ट वेयर एसिड इज सिक्रेटेड, नेम द पार्ट वेयर salivary glands are present, name the part where bile juice is secreted, name the part where bile juice is stored, name the part where complete digestion of food takes place, name the part where absorption of water takes place, maximum absorption of water takes place from undigested food। तो ये सारी चीजें आपको इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं। आपको वहां पर नाम भी लिखना होगा और फिर आपको डायग्राम में उसे लेबल भी करना होगा। फिर हम नोट्स की बात कर रहे थे बेटा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ये तो देखो एक बेटा फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्लो चार्ट का। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको दिया गया है कि माउथ में क्या काम होता है, टीथ से क्या होता है, टंग से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है, इसोफेगस का क्या काम है, स्टमक का क्या काम है। इसके बाद ये है देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन है। देखो इसमें पार्ट्स भी दिए गए हैं कि इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पूरा ये फ्लो चार्ट है आपके पास। बहुत ही सुंदर मतलब एक्सप्लेनेशन इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की दी गई है। ये आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और जो मैंने नोट्स की बात की थी आपके पास, ये रही वो नोट्स। इसमें हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि माउथ में क्या काम होता है, कैसे होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये है और ये वाला है। ये नोट्स बेटा समझ में आपको तभी आएंगे जब आप इस पूरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनोगे। सिर्फ ये चीज रटने से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ नहीं आएगा। तो पहले आप वीडियो को पूरी देखिए, समझिए, उसके बाद आप ये नोट्स जो है वो अपनी राइटिंग में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। थैंक यू।